यमन के हूतीज ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया। तकरीबन 7 ड्रोन से इजराइल की तरफ हमला किया। अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए तैनात हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा गए और कई सारे ड्रोन इजराइल के अंदर जाकर गिरे। इजराइल के बहुत सारे इलाकों में हमला हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसको रामोन हवाई अड्डे पर हुआ। यमनी हूतीज का एक ड्रोन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रामोन हवाई अड्डे पर जाकर गिरा। वहां पर जाकर ब्लास्ट हुआ और नुकसान भी हुआ, जिसके चलते हुए तमाम हवाई उड़ानों को बंद कर दिया गया। हूतीज की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने 7 सितंबर को एक बड़ा ड्रोन अभियान चलाया, जिसमें नेवेग, अश्कलोन, अशदोद, तेल अवीव, लोद और एताल, इन तमाम ठिकानों को हमने टारगेट किया। हमारे ड्रोन ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दिया और एक ड्रोन एयरपोर्ट पर जाकर ब्लास्ट भी हुआ। तो हूतीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको इजराइल का आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2000 किलोमीटर दूर से हूतीज हमला कर रहे हैं और हमला इजराइल के अंदर जाकर हो भी रहा है। हूतीज के लिए ये बहुत बड़ी बात है और जो आसपास के देश हैं उनको सीखना भी चाहिए। जॉर्डन, मिस्र, ये वो देश हैं जो कहीं ज़्यादा ताकत रखते हैं, पैसे में भी और अपनी आर्मी में भी हूतीज से कई गुना ताकतवर हैं, लेकिन शायद जज्बा नहीं है किसी को बचाने का। फिलहाल हूतीज लगातार हमले किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की कुछ और खबरें भी हैं, गाजा से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर नेपाल की बता देता हूं। नेपाल के अंदर इस वक्त वबाल मचा हुआ है। बहुत सारे इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दरअसल मामला ये है कि नेपाल की सरकार ने पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म समेत तकरीबन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। 4 सितंबर को यह फैसला लिया गया और अब नेपाल के अंदर ना तो यूट्यूब चल रहा है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, और 26 और सोशल मीडिया ऐप्स थे जिनको बैन कर दिया है, जिसके बाद जनता सड़कों पर आ गई है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के तमाम देशों के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाकर फेमस हो रहे हैं। लेकिन अचानक से नेपाल की सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, जिसके बाद जो युवा लोग हैं ज़्यादातर वो सड़कों पर उतरकर भयंकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि नेपाल की संसद में तक घुस गए युवा। नेपाल के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ, उसका नाम जेन जेड रखा गया है। यानी जो जनरेशन इस वक्त है युवा लोगों की, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, उससे कमाई भी करते हैं, फेमस भी होते हैं लोग। तो ऐसे ही लोग हैं जो संसद के अंदर भी घुसकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इतना भयंकर प्रदर्शन हो रहा है कि नेपाल की पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि विरोध प्रदर्शन खतरनाक हो रहे हैं। टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है। 4 सितंबर को जब नेपाल के अंदर केपी ओली की सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, तो उसके बाद पहले विरोध प्रदर्शन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ। जैसे टिकटॉक वहां पर चल रहा है, 1-2 ऐप और चल रहे हैं, उसके जरिए पहले विरोध प्रदर्शन उठा, जिसके चलते हुए सरकार ने फिर इंटरनेट सेवा को ही ठप कर दिया। तो जैसे ही इंटरनेट सेवा ठप हुई तो लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और भयंकर तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू के अंदर बवाल मचा हुआ है। तमाम जगहों पर बहुत सारी ऐसी जो सेंसिटिव जगहें हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत सारी सेंसिटिव जगहों पर प्रदर्शनकारी घुस गए, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए, गोलीबारी हुई, बवाल मचा हुआ है। अब आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि सरकार अपनी आलोचना नहीं झेल पा रही है। ऐसी चीजें कही जा रही हैं लोगों की तरफ से कि सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत बातों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही थी। खासकर यूट्यूब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है नेपाल के अंदर, इसीलिए सरकार ने तमाम सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। लेकिन सरकार का कुछ और ही कहना है। नेपाल की सरकार की तरफ से बताया गया कि नेपाल के कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, इसके चलते हुए हमने ये कदम उठाया है।
नेपाल की सरकार ने कहा कि ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी सरकार से रजिस्ट्रेशन कराए बिना हमारे देश के अंदर चल रहे थे, हमें पैसा नहीं दिया गया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जिसके चलते हुए हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका कहना है कि ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, आपने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हम आपके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आपकी सरकार की गलत बातों को सोशल मीडिया पर रख रहे थे। तो भयंकर बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर। भाई आजकल हर कोई तो सोशल मीडिया चला रहा है, एकदम से अगर छिन जाए तो लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत बहुत पैसा भी कमाते हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है सोशल मीडिया से। बवाल मचा हुआ है नेपाल के अंदर। देखते हैं कि सरकार अपने इस फैसले को बदलती है या क्या रहता है। एक्स वगैरह जो ट्विटर है सब कुछ बंद हो चुका है। वापस मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मैंने शुरुआत में यमन के हमले की बात बताई थी। यमन ने जो आज हमला किया वो इतना कामयाब रहा कि उसकी तारीफ हमास की तरफ से भी की गई। अल-कस्साम ब्रिगेड ने हमास के यमन की तारीफ करते हुए कहा कि यमन के लोग हमेशा हमारा साथ दे रहे हैं, गाज़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज का जो हमला इजराइल के ऊपर किया गया हम उसकी मुबारकबाद यमन को देते हैं। और भी लंबी चौड़ी तारीफ अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से की गई है। गाज़ा में सीज फायर की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सीज फायर हो पाएगा। एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है 48 दिन का सीज फायर। उस 48 दिन के सीज फायर में वही सब बातें आई हैं कि सारे बंदूकों को छोड़ दें, इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन हमास की जो शर्तें हैं उसको शायद कहीं ना कहीं माना नहीं जा रहा है। हमास का कहना है कि आप सीज फायर लागू करें, लेकिन सबसे पहले इजरायली सेना जो गाज़ा के अंदर घुसी हुई है उसको बाहर जाना होगा। हम बंदूकों की रिहाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल इतनी आसानी से मान नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि सीज फायर जल्दी नहीं हो पाएगा। फिलहाल कुछ यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ग्रीस की तरफ से कहा गया है कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए तैयार है। वो किसी भी वक्त फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे देगा। खबर स्पेन से आ रही है। स्पेन की सरकार ने भी फैसला किया है कि जो हथियार हम इजराइल को देते हैं, इजराइल को फिलहाल अभी हथियार देना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल गाज़ा के अंदर कर रहा है। यूरोप के कुछ देश इस तरीके के छोटे छोटे एक्शन इजराइल के खिलाफ ले रहे हैं, लेकिन हैं इजराइल के ही। इजराइल के अंदर अब कुछ टाइम के बाद चुनाव भी होगा। जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं यायर लैपिड, उन्होंने कहा अगर नेतन्याहू का गठबंधन फिर से चुनाव जीतता है तो यह ज़ायोनीवाद का अंत होगा, देश बिखर जाएगा। इजराइल में विपक्ष वामपंथी आत्मरक्षा के लिए नरसंहार को खत्म करना चाहता है। फिलहाल नेतन्याहू जब तक कुर्सी पर बैठा है तब तक ये सब होता रहेगा। चुनाव आता है तो देखते हैं कि यहूदियों का रुख किधर रहता है, किसको जिताकर सत्ता में लाते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं परेशान तो ये भी हैं, लेकिन कट्टरता भी धार्मिक इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर जो भूकंप आया था, सबसे पहले हमारे देश ने मदद भेजी थी। उसके बाद अब खबर आ रही है कि ईरान ने भी तकरीबन 100 टन ज़रूरी सामान अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।